अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करेंगे रोमेटिक फ़ीवर की, एक्यूट रोमेटिक फ़ीवर की। अब मैं एक्यूट रोमेटिक फ़ीवर में मेन जो अकॉर्डिंग टू मेडिसिन है, हम इसकी मैनेजमेंट एंड जो इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट होती है उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तो एक जनरल ओवरव्यू वी नो कि रोमेटिक फ़ीवर होता है क्या। इट इज़ बेसिकली क्या कहते हैं सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज विच इज ट्रिगर्ड बाय अ फेरेंजाइटिस ड्यू टू अ ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोक है, जो कि यूजली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की वजह से ही होता है। मोस्ट कॉमन कॉज है एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ का इन चाइल्डहुड, एंड यूजली जो कॉमनली जिन इंडिविजुअल्स में होते हैं दोज चिल्ड्रन विच आर बिटवीन 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज। एंड जो एक्यूट रोमेटिक फीवर की जो कंडीशन होती है राइज कब होती है, उसके क्लिनिकल फीचर्स आते कब हैं, तो यूजली अकर 10 days to 6 weeks आफ्टर द फेरेंजाइटिस, और जिसमें हमको एक वो मेन पैथोग्नोमिक चीज़ मिलती है हिस्टोलॉजी में, उसकी वो एश ऑफ बॉडीज़ मिलती हैं, जो कि हम सारा पैथो में पढ़ चुके हैं कि एश ऑफ बॉडीज़ आर बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स विच आर सराउंडेड बाय मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, हाउ डू वी डायग्नोज कि रोमेटिक फीवर हुआ। रोमेटिक फीवर का डायग्नोस करने के लिए एक जोन्स क्राइटेरिया होता है, जिसका हमने और पैथो में भी पढ़ा था। तो जोन्स क्राइटेरिया की हमें चीज़ें याद करनी होंगी, एंड ये पता होना चाहिए कि हम क्या कहते हैं, कब कहते हैं, व्हेन डू वी डायग्नोस के रोमेटिक फीवर हुआ है। तब करते हैं कि एक तो ऑलरेडी हमारे पास हिस्ट्री हो कि किसी जो भी इंडिविजुअल आया है उसको ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हुआ है। एक तो प्रीसीडिंग ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होना चाहिए, उसका एविडेंस होना चाहिए। उसका एविडेंस हम किस तरह निकाल सकते हैं, पॉजिटिव थ्रोट कल्चर से, रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट से, एलिवेटेड एएसओ टाइटर से, और रीसेंट स्कारलेट फीवर से, इन 4 चीज़ों से। और डायग्नोस करने का तरीका क्या, एक तो इसका एविडेंस हो, दूसरा 2 मेजर क्राइटेरिया हो, या ये हो कि एक मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा हो। अब जोन्स क्राइटेरिया क्या है जो हमको याद रखना होगा, दिस इज द जोन्स क्राइटेरिया। यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है, यहाँ पे वैसे आसान सा ही दिया हुआ है, ये इरफान में इस तरह दिया हुआ है, एंड जो डेविडसन है डेविडसन में इन्होंने इस तरह इस टेबल में दिया हुआ है। बेसिकली एक ही चीज़ है, तो इरफान से भी पढ़ लें, टेस्ट ये कहते हैं, इरफान इज़ ऑल्सो गुड बुक। तो अब इसका मेजर क्राइटेरिया क्या है, जो हमको 5 चीज़ें याद रखनी होंगी। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, कार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, स्किन रैश जिसमें रिथमा मार्जिनेटम आ जाता है, एंड सिडेंथम कोरिया। एंड हमारे पास माइनर क्राइटेरिया क्या आता है, माइनर क्राइटेरिया को थोड़ा रिवाइज किया गया, जो कि इसमें किताब में सही से बताए हुए नहीं, जो कि मैं सही से बता देता हूँ। हमको 4 चीज़ें याद रखनी होंगी माइनर क्राइटेरिया के लिए। वो 4 चीज़ें क्या हैं, फीवर, आर्थरेल्जियास, एलिवेटेड ईएसआर एंड सीआरपी लेवल, एंड साथ में ये याद रखना है कि प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, जो ईसीजी होती है, ईसीजी में जो प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है, दैट इज नाउ कंसिडर्ड एज अ माइनर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग एक्यूट रोमेटिक फीवर। एंड फीवर एंड ईएसआर और सीआरपी के लिए ये भी याद रखना होगा कि हमने कुछ इंडिविजुअल्स को हाई रिस्क में डाला हुआ है, कुछ को लो रिस्क में डाला हुआ है। जो हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं उनमें फीवर का क्राइटेरिया जो फीवर का माइनर क्राइटेरिया वो रखा जाता है 38 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज लो रिस्क इंडिविजुअल्स में फीवर का क्राइटेरिया रखा जाता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर हम ईएसआर की बात करें तो ईएसआर जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनमें क्या कहते हैं, जो ईएसआर का क्राइटेरिया रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि इफ ईएसआर इज मोर देन 60 देन वी वुड क्या कहते हैं कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव फॉर एक्यूट रोमेटिक फीवर। वेयर एज जो लो रिस्क पेशेंट्स होते हैं, लो रिस्क में ईएसआर का जो लेवल कंसिडर किया जाता है वो 30 कंसिडर किया जाता है। तो ये इसकी कुछ फाइंडिंग्स थी, और इसमें अलग से इस यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ये 2 बेशक याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल अब क्या कहते हैं हम यूज़ करते हैं एज अ क्या कहते हैं माइनर क्राइटेरिया। तो जोन्स क्राइटेरिया का पता होना चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स उन्होंने हर एक मेजर क्राइटेरिया को अलग अलग से बताया हुआ है। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस क्या होता है, सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि इसमें बेसिकली एक्यूट पेनफुल एसिमेट्रिकल और माइग्रेटरी आर्थराइटिस हो रहा होता है। जो लार्जर जॉइंट्स होते हैं यूजली नीज के, एंकल्स के, एल्बोज और रिस्ट के, वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। एंड मेन चीज़ जिससे हम डायग्नोज कर लेते हैं रोमेटिक फीवर, रोमेटिक फीवर के लिए हमेशा याद रखना है कि जब भी क्या कहते हैं कोई भी पेशेंट आए जिसको ये एक्सट्रीम जॉइंट पेन हो रहा हो, एंड अगर तो हम उसको एस्प्रिन दें, एंड एस्प्रिन देने के 24 आवर बाद वो जो जॉइंट पेन है वो ठीक हो जाए, या क्या कहते हैं वो कम होने लग जाए, सो दैट वुड इंडिकेट कि इसको रोमेटिक फीवर है। रोमेटिक फीवर बेसिकली डायग्नोसिस इस तरह हो जाता है कि जब हम एस्प्रिन देते हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ एस्प्रिन, जो उसके सिम्टम्स होते हैं रोमेटिक फीवर के, या स्पेशली जो पॉलीआर्थराइटिस होता है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, उसके सिम्टम्स जो हैं वो कम होने लग जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कार्डाइटिस। कार्डाइटिस में यूजली पैन कार्डाइटिस के साथ आ सकता है। अब पैन कार्डाइटिस में तीनों चीज़ आ सकती हैं, पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है, मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है जो कि कॉमनली देखा जाता है, एंड एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस में अलग से मर्मर्स हमारे पास आते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक केसेस होते हैं। जो एक्यूट केस है, एक्यूट केस में हमेशा याद रखना होगा हमको माइट्रल रिगर्गिटेशन का मर्मर मिलेगा, वेयर्स क्रॉनिक केस में हमेशा याद रखना होगा हमको माइट्रल स्टीनोसिस का मर्मर मिलेगा। अब माइट्रल स्टीनोसिस का जो मर्मर मिलता है जो हमको क्रॉनिक केसेस में मिलता है, ये चीज़ याद रखनी होगी, दैट मर्मर इज नोन एज अ कैरी कूम्स मर्मर। What is this Carey Coombs murmur? This Carey Coombs murmur is basically a soft mid-diastolic murmur, and this occurs due to a valvulitis with क्या कहते हैं नोड्यूल्स ऑन द माइट्रल वेल्व लीफलेट्स। तो हमारे पास माइट्रल वेल्व है, उसके में पता है 2 कस्प्स होते हैं। अब उन कस्प के जो 2 लीफलेट्स होते हैं, उन लीफलेट्स में बेसिकली नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं, एंड उस वेल्व की इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है। एंड इस तरह के मर्मर को हम कहते हैं कैरी कूम्स मर्मर।
अलग से इन्होंने इरफान में फिर और ये भी बताया हुआ है कि जो कार्डाइटिस वाले जितने भी सिम्टम्स हैं, उन्होंने यहाँ फिगर से दिखाया हुआ है कि जो कार्डाइटिस के सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर डिस्निया के साथ आ सकते हैं, जो उसमें ये भी देखा जाता है कि कुछ इंडिविजुअल्स को हार्ट फेलियर हो जाते हैं। सिंकोपी के साथ आते हैं, सिंकोपी के साथ इसलिए आते हैं क्योंकि ये देखा जाता है कि जो रोमैटिक फीवर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें हमारे पास फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक मिलता है। पेरिकार्डाइटिस जिसकी वजह से पेन होता है, रब होता है, वो ब्रेथलेसनेस हो रही होती है हार्ट फेलियर की वजह से। कैरी कूम्स मर्मर मैंने बता दिया, और उन्होंने अलग से ये कहते हैं एओर्टिक एंड माइट्रल रिगर्गिटेशन का बताया हुआ है। लेकिन मेन चीज़ याद रखनी होगी कि जब भी एक्यूट केस होता है उसमें माइट्रल रिगर्गिटेशन होती है, क्रॉनिक में माइट्रल स्टेनोसिस, एंड जो माइट्रल वेल्व है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है, मतलब मोर देन 80% वाला टाइम माइट्रल वेल्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। देन सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्व है वो हमारे पास एओर्टिक आती है, देन एओर्टिक वेल्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट वेल्व जो याद रखनी होगी वो माइट्रल याद रखनी होगी। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स की बात करें, सो दीज आर बेसिकली और मोबाइल पेनलेस नोड्यूल्स विच अकर्स ऑन द एक्सटेंसर सर्फेसिस ऑफ द जॉइंट्स एंड स्पाइन। यहाँ जॉइंट्स स्पाइन लिखा हुआ है, जो उसमें डेविडसन में उन्होंने बताया हुआ है बेसिकली जो एक्सटेंसर सर्फेसिस होती हैं हमारी बोन्स एंड टेंडन्स की, वहाँ पे मोबाइल और पेनलेस याद रखना होगा, पेनलेस नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं, विच टिपिकली अपीयर आफ्टर 3 weeks ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज। एरिथमा मार्जिनेटम वेरी रेयर occurrence occurs in less than 5% of cases। एरिथमा मार्जिनेटम की डेफिनेशन याद रखनी होगी, दीज आर बेसिकली एरिथमेटस रैशेस या रेड रैशेस, दे हैव रेस्ड एजेस एंड दे हैव क्लियर पेल सेंटर्स। जो इनके सेंटर होते हैं वो पेल होते हैं, इनके जो आसपास जो इनके बॉर्डर्स होती हैं, जो इनकी मार्जिन होती हैं वो एरिथमेटस होती हैं, और वो राउंड या सर्पेंटाइन पैटर्न में होती हैं, मतलब राउंड शेप होंगी या स्नेक लाइक पैटर्न में होंगी। एंड दे यूजली occur on the trunk, thighs and the arms, but they never occur on the face। लास्टली आता है हमारे पास सिडेनहम कोरिया। सिडेनहम कोरिया बेसिकली क्या है कि इसको हम सेंट विटरूस डांस भी कहते हैं, कि इट यूजली ये तब आता है जब सारे जो ये वाले जो सारे सिम्टम्स हैं जब वो ख़त्म हो जाएं, तो यूजली आफ्टर 3 months ऑफ एक्यूट अटैक ये वाले हमारे पास सिम्टम्स आते हैं। अब ये वाले जो सिम्टम्स हैं इनमें बेसिकली होता है क्या, एक तो इमोशनल लेबिलिटी होती है सबसे पहले। इमोशनल लेबिलिटी के बाद देयर इज रिवर्सिबल रैपिड इनवॉलंटरी कोरीफॉर्म पर्पसलेस मूवमेंट्स विच आर अफेक्टिंग ऑल ऑफ द मसल्स, ये कहते हैं विच आर बेसिकली अफेक्टिंग ऑल ऑफ द मसल्स। डेविडसन ने इसको बताया है कि यूजली जो हैंड्स, फेस और हमारे पास वो जो होते हैं, इन्होंने इधर बताया है कि जो भी फीमेल ज़्यादातर इन्वॉल्व होती हैं, एंड जो हमारे पास हैंड्स, फीट और जो फेस के मसल्स होते हैं यूजली वो इन्वॉल्व होते हैं सिडेनहम कोरिया में। इसकी कोई ट्रीटमेंट ऐसा ख़ास है नहीं ट्रीटमेंट, क्योंकि ज़्यादातर खुद ब खुद ही स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाता है। लेकिन जिन इंडिविजुअल्स में ये क्या कहते हैं ठीक ना हो रहा, उन इंडिविजुअल्स में हम फिर क्या कहते हैं वो कराते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में अलग से भी ट्रीटमेंट वाले पार्ट में बात कर लूँगा। अब हमारे पास हमेशा मेडिसिन में 6 इन्वेस्टिगेशंस लिखने को आती हैं, और 6 इन्वेस्टिगेशंस हर हाल में याद रखनी होंगी। वो क्या है, यहाँ उन्होंने 8 डी मीन 8 में से कोई 6 याद रख लेनी है। CBC, ESR एंड CRP, आपको ये कहते हैं थ्रोट स्वैब कल्चर, या सीरोलॉजी फॉर क्या कहते हैं ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, जिसमें हमारे पास एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी टाइटर आ जाता है, चेस्ट एक्सरे, ECG एंड एकोकार्डियोग्राफी। तो ये 6 इनमें से कोई भी 6 इन्वेस्टिगेशन याद रखनी होगी। फिर उन 6 इन्वेस्टिगेशन में क्या फाइंडिंग मिलेगी वो भी याद रखना होगा। CBC में ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, ESR एंड CRP में यूजली मॉनिटरिंग के लिए कर रहे होते हैं, थ्रोट स्वैब कल्चर में पॉजिटिव फाइंडिंग मिलेगी, और जो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर है उसमें एडल्ट्स के लिए 200 यूनिट से ज़्यादा दिया हुआ है, चिल्ड्रन के लिए 300 यूनिट से ज़्यादा। चेस्ट एक्सरे में हमको कार्डियोमेगेली मिलेगी एंड पल्मनरी कंजेशन मिलेगी। साथ में देर माइट भी अ चांस कि हमको प्लूरल फ्यूजन भी इसमें मिल जाए, क्योंकि जो क्या कहते हैं इसमें मैंने भी पहले बताया था कि इसमें हार्ट फेलियर हो रहा होता है। ECG में हमको फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक मिलता है, और एकोकार्डियोग्राफी में हमको कार्डिक डायलिटेशन और वेल्व की एबनॉर्मेलिटीज़ मिलती हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, जो इसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जो इसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो तो है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट देना होता है जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता। उसके अलावा इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स ज़्यादातर देखे जाते हैं। हार्ट फेलियर के लिए जो हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट होती है, जिसकी मैं अलग से वीडियो बताऊंगा, हम हार्ट फेलियर के ड्रग्स देते हैं। उसके अलावा अब हमने जो एक्यूट अटैक है उसको एंटीबायोटिक्स से कम करना है, और वो एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं, हमको एंटीबायोटिक्स याद रखनी होगी विद देयर डोजेस। ये इन्होंने यहाँ पे बताई है, A single dose of benzyl penicillin is given in 1.2 million units intramuscularly। अगर ये नहीं दी जा सकती, इंट्रामस्कुलर नहीं दी जा सकती, तो हम ओरल उसमें पेनिसिलिन में आते हैं। ओरल पेनिसिलिन में कौन सी आ जाती है, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन विच इज़ गिवन 250 मिलीग्राम 6 आवर्ली पर ओरल फॉर 10 days। ये डोजेस याद रखनी होगी, एंड दवाओं का नाम भी याद रखना होगा। अब वो इंडिविजुअल्स जिनमें पेनिसिलिन एलर्जी हुई हो, उन इंडिविजुअल्स में हम क्या करते हैं, उन इंडिविजुअल्स को हम बेसिकली देते हैं या तो एरिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन, या फिर हम सेफेलोस्पोरिन में जाते हैं जिसमें हम सेफेलेक्सिन देते हैं। ये जो चारों ड्रग्स में से कोई एक ड्रग देते हैं, एंड वो ड्रग हम देते हैं कितने दिनों के लिए, 10 days के लिए देते हैं।
एंड इट इज़ टू बी गिवन क्या कहते हैं वंस डेली एंड इट्स डोज इज़ 500 मिलीग्राम। यहाँ पे लिखी हुई नहीं है तो याद कर लें। जो इंडिविजुअल्स हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन उनको हम एरिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन या सेफेलोस्पोरिन में से सेफेलेक्सिन में से कोई एक ड्रग देते हैं विच इज़ टू बी गिवन 500 मिलीग्राम वंस डेली फॉर 5 to 10 days। देन इन्होंने एनाल्जेसिया का अलग से बताया हुआ है। एनाल्जेसिया को ठीक करने के लिए हम एस्प्रिन देते हैं। एस्प्रिन टू बी गिवन जब तक ESR फॉल ऑफ ना कर जाए हम एस्प्रिन देते हैं। एस्प्रिन की डोज क्या है? एस्प्रिन की डोज इज 600 to 900 मिलीग्राम 4 to 6 आवरली फॉर क्या कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन जितनी भी ड्यूरेशन हो, जब तक क्या कहते हैं पेन चल रहा हो या जब तक ESR फॉल ना करना शुरू हो जाए या जब वो ख़त्म करने लग जाए तो फिर हम ग्रेजुअली टेपर ऑफ कर देते हैं। एस्प्रिन की जो डोज याद रखनी होगी दैट इज 600 to 900 मिलीग्राम 4 to 6 आवरली। या आप अगर उससे याद रखना चाहते हैं डेविडसन से तो इसकी जो डोज है दैट इज़ 60 milligram per kilogram of body weight for children and for adults it is 100 milligram per kilogram of body weight and it is to be given in 6 doses, यानी कोई 4 आवरली देनी चाहिए हर दिन। सो ये एस्पिरिन की डोज है। अब अगर एस्पिरिन से एनाल्जेसिया नहीं ठीक हुआ एंड ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए, ज़्यादा सीवियर कार्डाइटिस हो जाए, ज़्यादा सीवियर आर्थराइटिस हो जाए, उस केस में हम जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी तब तक देते हैं जब तक ESR फॉल करने नहीं लग जाए, देन दे आर स्लोली टेपर्ड ऑफ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम कौन सी देते हैं? हम देते हैं प्रेडनिसोलोन। Prednisolone is to be given in 1 to 2 milligram per kg of body weight and it is to be given for 10 to 15 days। ज़्यादा स्टीरॉइड्स नहीं देने चाहिए क्योंकि वी नो कि फिर स्टीरॉइड से क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। कोरिया जो सिडेंट है कोरिया की ट्रीटमेंट हम किससे करा सकते हैं? आइदर वी कैन गिव हेलोपेरिडोल और वी कैन गिव डाइजीपैम और वी कैन गिव सोडियम वेलप्रोएट और वी कैन गिव रिस्पेरिडोन। ये 4 ड्रग्स में से कोई भी एक दे सकते हैं, हेलोपेरिडोल, डाइजीपैम, सोडियम वेलप्रोएट और रिस्पेरिडोन। लास्टली कम्स योर प्रिवेंशन, योर प्रोफाइलेक्सिस। अब एक इंडिविजुअल को हो गया एक्यूट रूमेटिक फीवर हो गया, अब दोबारा ना हो उसको रूमेटिक फीवर, तो उसके लिए हम क्या प्रोफाइलेक्सिस देते हैं? उसके लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होती है? उसके लिए सेकेंडरी प्रिवेंशन में याद रखना है हम ये ड्रग्स देते हैं। या तो हम वही अगर तो कोई जिस इंडिविजुअल पेनिसिलिन से ठीक हो गया था उन इंडिविजुअल्स में हम एज अ प्रोफाइलेक्टिकली करते क्या हैं? एवरी मंथ यानी इन एवरी 4 weeks बेंजाथीन पेनिसिलिन देते हैं 1.2 मिलियन यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली। या अगर वो इंट्रामस्कुलर ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हुआ देन हम वही ओरल वाली ट्रीटमेंट देते हैं, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन 250 मिलीग्राम 12 आवरली पर ओरल। अगर ऐसा हो कि वही पेनिसिलिन एलर्जिक इंडिविजुअल हो तो उस केस में हम क्या करते हैं? जब वो रूमेटिक फीवर से ठीक हो गया देन प्रोफाइलेक्टिकली टू प्रिवेंट क्या कहते हैं टू प्रिवेंट अगेन रिकरेंट रूमेटिक फीवर वी गिव सल्फाडाइजीन 1 ग्राम डेली और वी गिव एरिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम 12 आवरली डेली होल मंथ। एंड ये जो चारों ड्रग्स में से जो भी हम ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे उनको हमने कितनी ड्यूरेशन के लिए लेनी है उसके लिए अलग से गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस याद करनी होगी, ये प्रिवेंशन की गाइडलाइंस हैं और ये पूछ की जाती हैं। इनको याद करने का मैं आसान सा तरीका बता देता हूँ। ये याद रखना है, अब कोई इंडिविजुअल एक्यूट रूमेटिक फीवर से ठीक हो गया, अब उसको कोई कार्डाइटिस नहीं है एंड उसको कोई भी वेल्वुलर डिजीज़ नहीं है, किसी भी वेल्व की इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में वो जो ये वाली ड्रग्स लेगा प्रोफाइलेक्टिकली वो सिर्फ 5 साल तक लेगा। अब ऐसा इंडिविजुअल हो जिसको कोई वेल्वुलर डिजीज़ नहीं है लेकिन रूमेटिक फीवर ठीक होने के बाद भी उसको कार्डाइटिस हो तो उस इंडिविजुअल में क्या करेंगे? उस इंडिविजुअल को हम जो ये ड्रग्स देंगे उस इंडिविजुअल को हम ये ड्रग्स देंगे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 10 years और टिल द ड्यूरेशन ऑफ 21 years विच एवर इज़ लॉन्गर। ठीक है, विच एवर वन इज़ लॉन्गर। इफ क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर तो उसको 5 years की एज में रोमेटिक फीवर हुआ था, रोमेटिक फीवर ठीक हो गया लेकिन कार्डाइटिस अभी भी परसिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों ऑप्शंस में से ये वाली ऑप्शन ज़्यादा लॉन्ग है। इसका ये मतलब है कि वो 21 years ऑफ लाइफ तक क्या करेगा, जब तक वो 21 का नहीं हो जाता तब तक वो ये वाली ड्रग्स प्रोफाइलेक्टिकली लेता रहेगा। अब सिमिलरली कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि 11 साल का है, उसको ये कहते हैं रोमेटिक फीवर हुआ था ठीक हो गया पर कार्डाइटिस कभी भी परसिस्ट कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल कब तक लेगा? वो 10 years तक लेगा और 10 years तक लेने के बाद वो प्रोफाइलेक्सिस इसका छोड़ देगा। एंड लास्टली वो इंडिविजुअल्स जो रोमेटिक फीवर से ठीक हो जाए लेकिन स्टिल दे हैव कार्डाइटिस एंड दे हैव अ परसिस्टेंट वेल्वुलर डिजीज़, यानी परसिस्टेंट कोई ना कोई मर्मर प्रेजेंट है, कोई वेल्व की एब्नॉर्मैलिटी प्रेजेंट है, मोस्ट कॉमनली माइट्रल वेल्व की, तो उस केस में जो प्रोफाइलेक्सिस है दैट शुड बी कंटिन्यूड अंटिल द 10 years आफ्टर द लास्ट एपिसोड और दैट प्रोफाइलेक्सिस शुड बी कंटिन्यूड अंटिल एटलीस्ट 40 years ऑफ एज अगेन विच एवर इज़ लॉन्गर। तो ये जो ड्यूरेशंस हैं प्रिवेंटिव ड्यूरेशंस ये याद रखनी होंगी, ये पूछती जाती हैं। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू रूमेटिक फीवर। आई होप कि ईज़ली समझ में आ गया। मेन जो चीज़ हमको याद रखनी है दैट इज़ क्या कहते हैं योर इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट मैंने बताई थी विद डोजेस, जो चीज़ें इसमें नहीं गिवन थी वो मैं साथ साथ बोले जा रहा था, तो आई होप ये चीज़ नोट कर ली होंगी एंड थैंक यू।